हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं जियोग्राफी की क्लास, जो कि दोस्तों कल स्टार्ट हुई थी। और उसमें जो है कि कुछ चैप्टर बच गए थे क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर्स में से। तो उन जो बचे हुए चैप्टर्स में दोस्तों आज के वीडियो में कवर करेंगे और पूरे क्लास 6 के एनसीईआरटी को आज के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 की और अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 की जियोग्राफी कंप्लीट कर देंगे। और दोस्तों बता दें तो इससे बाहर आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा सीटेट जो है एसएसटी के अंदर। बाकी पेडागॉजी की बात रही दोस्तों, तो उसको जो है कि अलग सेशन लिया जाएगा उसके लिए। तो दोस्तों कंप्लीट जो है कि आपकी तैयारी होने वाली है यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है जो तो आप हमने जो है कि क्लास चैप्टर 5 तक जो है कि कल कर लिया था। और चैप्टर 6 से आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे और पूरी कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी को। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैप्टर 6 जो है आपका क्या है, तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या क्या हैं। तो बात करें कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। जैसा कि आपको भी पता है कि पृथ्वी जो है हर जगह पर एक समान नहीं है, कहीं पर उभरी हुई है तो कहीं पर धसी हुई है। इस तरीके से अनगिनत प्रकार के क्या हैं, शेप बने हुए हैं। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं, यानी कुछ नीचे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं और कुछ सपाट यानी कि समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी ये बनते कैसे हैं, तो दो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। वो क्रियाएं क्या हैं, तो प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। यानी कि एक आंतरिक है और एक दूसरी जो है बाह्य प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह को टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह क्या होती है, नीची होती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी जो सतह नीची होती रहती है वो फिर से बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर चलिए कुल स्थल रूपों के बारे में बात करते हैं। तो उसी में से एक है पर्वत। बात कर रहे हैं तो पर्वत किस तरीके से होते हैं, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आकार जो है कि चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। तो ये रहा पर्वत के बारे में। दूसरा है हिमानी। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंखला की। बात करें तो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। बात करते हैं उसी में से कुछ एग्जाम्पल है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत क्या हैं, श्रृंखलाएं हैं। और पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में क्या होती है, भिन्नता होती है हर जगह पे। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वलित पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। ये पर्वत किस तरीके से हम जानेंगे इनको, यहाँ पर दिया हुआ है। पहला कि हिमालय और आल्प्स पर्वत जो है कि कैसे हैं, तो वलित पर्वत हैं और जिनकी सतह क्या है, उबड़ खाबड़ या शिखर जो है शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखेंगे, जिनकी जो है सतह उबड़ खाबड़ हो और शिखर जो है शंक्वाकार हो, यानी कह सकते हैं कि इस तरीके से सतह ऊपर हो और इस तरीके से, तो इस तरीके के पर्वत क्या कहलाते हैं, तो वलित पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है बृहस्पति पर्वत। दिया हुआ है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है। और यूरोप की राइन घाटी तथा वास्जेस पर्वत इस पर्वत के तंत्र के क्या है, उदाहरण है। यानी कह लिया जाए कि ये पर्वत है और इस तरीके से ऊपर का हिस्सा टूट चुका है, तो इस तरीके से कुछ है, तो ये जो बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, बृहस्पति पर्वत हो जाता है। ये ऊपर का हिस्सा टूट गया और इस तरीके से ये पर्वत है, तो ये हो जाता है बृहस्पति पर्वत। नेक्स्ट जो है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियमा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। यानी ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके द्वारा जो क्रियाओं के कारण जो पर्वत बनते हैं उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। आगे देखते हैं पठार क्या होता है। तो ये दिया हुआ है कि पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान जो है सपाट होता है।
पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पठार नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार, केनिया में तंजानिया और उत्तर पूर्वी अफ्रीका का युगांडा जो है कि पठार क्या है जाना जाता है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो ये आप याद रखेंगे इस पॉइंट को कि तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10,205 एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर नीचे की तरफ है, याद रखेंगे। मैदान की बात करें, मैदान क्या होते हैं? तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान जो है नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य के रहने के लिए, खेती के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं मैदान। तो ये था दोस्तों जो कुछ पर्वत यानी कि हमारे स्थल रूपों के बारे में, पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं उनके बारे में, पर्वत थे, पठार थे, मैदान थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पर्वतों के भी बारे में पढ़ लिया कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो है 6 आपका वहीं पर कंप्लीट होता है और शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। तो भारत के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में हिमालय, यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो सिंपल सी बात, आपको ये चीज़ें पता है कि किस तरीके से भारत जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर तथा 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व तथा 97.25 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच में है। तो ये भारत की स्थिति है हमारे, ठीक है, नक्शे में, यानी कि कह लीजिए कि जो ग्लोब है उस पर। उसकी बात करते हैं देशांतरीय विस्तार लगभग 29 के, यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है। देशांतरीय विस्तार जो है कि कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा, यानी प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की बात करें भारत के, तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और ये पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। भारत की अगर राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन की बात करें तो भारत में भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, तट भी हैं और द्वीप समूह भी हैं। भारत के उत्तर में बात करें तो हिमालय है और हिम और प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है और उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप समूह
जो कि अरब सागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर कुछ राज्य और राजधानियाँ यानी सभी दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल शिमला, झारखंड रांची और कर्नाटक बेंगलुरु है। आगे बात करते हैं उसके, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद और त्रिपुरा अगरतला। तो टोटल कितने हो गए 25, जबकि हमको 28 चाहिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है टोटल, और उनकी राजधानियाँ दिया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, लद्दाख की लेह, लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली की दमन और दीप, जम्मू और कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर जो है कि गर्मियों में और सर्दियों में जम्मू। तो ये जो है कि राजधानियाँ रहीं कुछ प्रदेशों के। और भारत के देश के अन्य नामों की बात करें, हमारे जो भारत देश के अन्य नाम हैं तो हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और भारत, यानी टोटल 4 नाम। देश की राजधानी नई दिल्ली, देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा हिंदी। कुल राज्य की बात करें तो 8 है, एक कट गया है, ठीक है, याद रखेंगे। 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल जिले की बात करें तो 640 दिया है। कुल गाँव की बात करें तो ये है। देश का अक्षांशीय विस्तार, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, देश का पश्चिम विस्तार और देश का दक्षिण तक विस्तार। उसके बाद मानक समय के लिए चयनित स्थान इलाहाबाद है। दक्षिण के भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की सीमा से सटे देश यानी कि पड़ोसी देश कह सकते हैं नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब हैं। भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले सागर और समुद्र की बात करें तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। वहीं पर राष्ट्रीय आदर्श वाक शब्द की बात करें तो सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सबसे अधिक वर्षा का स्थान जो है मासिनराम मेघालय में है। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य असम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर है और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म की बात करें तो इंद्रसभा है यहाँ की। और सबसे तेज चलने वाली गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से भोपाल। सबसे महंगा नगर बेंगलोर। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कलकत्ता। भारत की कुल भाषाएं 1952 और सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है 93 यानी कि 94%। और सबसे कम वर्षा का स्थान तो लेह है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 7 आपका कंप्लीट होता है, यानी भारत के बारे में हमने जान लिया। अब जो है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं भारत में जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव प्राणियों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें मौसम। तो वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है वो उसे मौसम कहा जाता है। और इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि क्या है शामिल है। भारत के प्रमुख मौसमों की बात करें तो वो हैं सर्दी, गर्मी, वर्षा, ठीक है, और शरद ऋतु। उसके बाद बात करते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है। मार्च से मई तक जो है मौसम गर्म होता है। वर्षा की बात करें तो जून से सितंबर तक होता है। वहीं अक्टूबर और नवंबर में भी ये क्या होता है मानसून के लौटने का समय होता है, ये आने का समय होता है। उसके बाद शुरू करते हैं यहाँ पर, तो पहला आता है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर ठंड होती है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं और जिसके कारण तापमान अधिक हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। वर्षा के मौसम की बात करें तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है और यह समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से अस्तर की ओर बहती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब क्या होती है वर्षा होती है। उसके बाद शरद ऋतु की बात करें तो यह समय
पवनों को जो है स्थल से भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी और जो है कि महासागरों की ओर चलती है और ये मौसम लौटने का मौसम होता है। और इस तरह से जाते टाइम में भी ये वर्षा करके जाती हैं। तो भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होती है, वर्षा होती है, यानी जब लौटने का समय होता है। जलवायु क्या होता है, तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। और भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। उसके बाद किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता की बात करें तो राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान होता है। जम्मू और कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। समुद्र तट होने के कारण यहाँ ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूरे साल मौसम एक जैसा रहता है और भारत उष्णकटिबंध में आता है। प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो जो पौधे, घास तथा झाड़ियाँ बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वहीं वन्य जीव प्राणी की बात करें तो वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां हैं, जैसे कि सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कर्मियों का क्या होता है, निवास होता है। तो ये वन्य जीव प्राणियों के बारे में है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चैप्टर जो है 8 भी ख़त्म होता है और पूरा जो है क्लास 6 की जियोग्राफी जो है कंप्लीट होती है यहाँ पर। और यहाँ से शुरू होगी क्लास 7 की NCERT यानी कि जियोग्राफी का जो है कि क्लास। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे और अगले सेशन में यानी कि अगले वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 7 की जियोग्राफी का जो है सेशन, जो कि एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 जियोग्राफी के ऑल चैप्टर के साथ। तो दोस्तों वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे मिलने वाली हैं आपको। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।